mass into acceleration. So suppose mass acceleration આપ્યું હોય coordinates માં, so when you will find the area you will get what? Force. બધા માટે દુનિયામાં જે બી બધા clear છે? Now see, based on this we have one very simple sum, that is 12th MCQ. समझना, 12th MCQ समझना. You have been given one graph. आपको क्वेश्चन में पूछा है वर्क डन ऑन अ पार्टिकल इन डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट पूछा है. डिस्प्लेसमेंट का तो वर्क फाइंड करना है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड व्हाट? एरिया. सर हाँ बोलो. सर स्क्रीन वो नहीं देखा लैपटॉप में. સ્ક્રીન નાની દેખાય છે લેપટોપ માં, તો એને ડબલ ક્લિક કરે એટલે મોટી થઈ જશે. નેટવર્ક બેન્ડવિડ્થ લો છે. હા એવું લોકો બતાવે છે. નેટવર્ક બેન્ડવિડ્થ સર એવું બતાવે છે કે તમારું બેન્ડવિડ્થ નેટવર્ક લો છે. બેન્ડવિડ્થ નેટવર્ક લો છે. હવે બરાબર છે? ના સર હજી પણ ના. નો સર, સર ત્યાં તો શું ઈલાજ હોય બીજું તો, કેમ કે હું રેગ્યુલરલી આનાથી જ કરું છું, તો પ્રોબ્લેમ નથી આવતો. એટલે એટલે બોર્ડ તમારું- બ્લર દેખાય છે? હા સર પણ દેખાય છે, નાની પણ દેખાય છે. સ્ક્રીન નાની દેખાય છે. નેટવર્ક ઇશ્યુ છે સર. એકવાર એવું કરો ને, તમે લીવ કરીને ફરી એકવાર જોઈન કરો ને, ટ્રાય કરો ને એકવાર. લીવ કરીને ફરી જોઈન કરો. ઓકે સર. હા. સાઈઝ તો બરાબર છે પણ બ્લર છે. હા એ થોડુંક ટાઈમ હજી માટે પણ. એવું થશે, બટ ગ્રેજ્યુઅલી આવી જશે. ગ્રેજ્યુઅલી આવશે, ડોન્ટ વરી. આવે એટલે મને ખાલી કહો, ત્યાં સુધી હું ખાલી ફિગર ડ્રો કરું છું. સર હજુ એવું જ છે. હા. તમારે ત્યાં કનેક્ટ ના યાર, અહીંયા બધું બરાબર જ છે, ખબર નહીં કેમ આવું થાય છે. હવે થયું? ના સર એવું જ છે.
यस स्टूडेंट्स, હા સર હવે આવી ગયું. હા સર થઈ ગયું. હવે આવ્યું? યસ સર. હા સર આવી ગયું. ओके यस नाउ सी, आपको फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है और आपको वर्क पूछा है, ठीक है। तो यू नो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब जाके वर्क मिलता है। तो मल्टीप्लिकेशन करस्पॉन्ड्स टू एरिया। तो आपको ये ग्राफ का एरिया लेना पड़ेगा, तब जाके आपको 12 मीटर्स के अंदर डिस्प्लेस पूरा वर्क मिलेगा। अब 0 से 3 में तो कोई ग्राफ दिया ही नहीं, यानी 0 से 3 मीटर्स के बीच में कोई वर्क हो ही नहीं रहा है, ऐसा समझ। वर्क कहां से शुरू हो रहा है? 3 to 12 के बीच में। तो आपको जो इतना सेक्शन ग्राफ का दिया है उसका एरिया लेना है। तो विल डिवाइड इट इन 2 हाफ। दिस इज A1 एंड सेकेंड वन इज A2। बराबर है। 2 हाफ में पूरा ग्राफ डिवाइड कर देंगे। एक में तो ये रेक्टेंगल है और दूसरा एक ट्रायंगल है, बराबर है। तो जो टोटल एरिया होगा ग्राफ का वो आपको वर्क दे देगा। तो वर्क विल बी इक्वल टू A1 प्लस A2। तो यू नो A1 विल बी, ये रेक्टेंगल का हाइट कितना है 2 और उसका जो ब्रेथ है दैट इज इक्वल टू 4 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो हाफ इंटू 5 इंटू इसका हाइट है 2। So this is 8 plus 5. So this will give you 13. It will give you 13 joules. बराबर है। तो कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है और आपको वर्क पूछा है तो टू ऑलवेज टेक एरिया। कोई डाउट है इसके अंदर? नेक्स्ट इज MCQ 13th वाला, समझना। 2 identical balls A and B have velocities 0.5 and -0.3 respectively, collide elastically in one dimension। तो आपके पास 2 बॉडीज है A और B। A का वेलोसिटी आपको दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड और B का वेलोसिटी दिया है -0.3 मीटर पर सेकेंड। और बोला है कि दोनों का इलास्टिक कोलिजन हो रहा है 1 डायमेंशन। What would be the velocities of B and A after the collision? What are the velocities of B and A after collision? Now see, दोनों आइडेंटिकल बॉडीज है और दोनों का 1 डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन होता है। तो आपने पता है वो केसेस पढ़े थे, पूरा डेरिवेशन सर ने करवाया होगा, उसमें लास्ट में 2 केसेस पढ़े थे आपने। तो जब इक्वल मास की बॉडीज होती है और इलास्टिक कोलिजन होता है तो क्या होता है? वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज, बराबर है। तो ए का वेलोसिटी 0.5 दिया है, बी का -0.3 दिया है। तो जैसे वो कोलाइड करेंगे, एज दे आर ऑफ इक्वल मास एंड दे आर हैविंग अ इलास्टिक कोलिजन, उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। यानी आफ्टर कोलिजन VA डैश विल बी -0.3 मीटर पर सेकेंड एंड VB डैश विल बी 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो खाली है ना, क्वेश्चन में ऐसा पूछा है वेलोसिटीज ऑफ B एंड A, उससे अच्छा ऐसा लिख दो ऑफ A एंड B। क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर दो, B एंड A के बदले खाली A एंड B कर दो, बराबर से। तो A की कितनी है? -0.3 और B की कितनी हो जाएगी आफ्टर कोलिजन? 0.5। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है। आफ्टर कोलिजन ए की वेलोसिटी जो पहले बी की थी बिफोर कोलिजन वो हो जाएगी, और बी की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन जो ए की थी वो हो जाएगी। द वेलोसिटीज विल गेट इंटरचेंज बिकॉज द कोलिजन इज इलास्टिक। कोई डाउट है इसके अंदर? और एक चीज बतानी थी कि ये दोनों कोलिजन में जो मेजर डिफरेंस होता है, बराबर है,
पहले तो मुझे ये बताओ कि इलास्टिक और इनइलास्टिक में दोनों में काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस रहता है? नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का कंजर्व्ड रहता है किसमें? इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहता। समझ में आ रहा है? पूरे सिस्टम का मतलब क्या वो समझ लो पहले। पूरे सिस्टम का मतलब क्या वो समझ लो। सपोज अभी ए और बी दो बॉडीज की बात कर रहे हैं। बिफोर कोलिजन सपोज ए का काइनेटिक एनर्जी है के ए और बी का काइनेटिक एनर्जी है के बी। आफ्टर कोलिजन ए का काइनेटिक एनर्जी है के डैश और बी का काइनेटिक एनर्जी है के बी डैश आफ्टर कोलिजन। तो अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या होगा? के प्लस के बी विल बी इक्वल टू के डैश प्लस के बी डैश। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब ये अलग हो सकता है, के ए और के डैश अलग हो सकता है, लेकिन दोनों का एडिशन हमेशा क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। घણા લોકો કેવું આમાં મિસ ઇન્ટરપ્રેટ કરે કે અને કે ડેશ સેમ થવું જોઈએ, એવું નહીં। बिफोर कोलिजन ए का અને आफ्टर कोलिजन ए का काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकता है इलास्टिक कोलिजन में, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। पूरे सिस्टम का सेम रहना चाहिए। खबर પડે છે? સિસ્ટમ એટલે શું? ટોટલ એનર્જી સેમ રહેવી જોઈએ। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन के प्लस के बी शुड बी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के डैश प्लस के बी डैश। एंड सेम इम्प्लाइज फॉर मोमेंटम ऑल्सो। मोमेंटम માટે બી શું લખવાનું? ટોટલ મોમેન્ટમ ઓફ સિસ્ટમ રિમેન્સ કોન્સ્ટન્ટ। એટલે પીએ પ્લસ પીબી શુડ બી ઇક્વલ ટુ પીએ ડેશ પ્લસ પીબી ડેશ। આખા સિસ્ટમ નું સેમ રહેવું જોઈએ। આ પીએ અને પીએ ડેશ તો અલગ થઈ શકે, એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, બરાબર है? तो कभी भी वर्ड यूज करो ना, टोटल ऑफ सिस्टम, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इंडिविजुअल बॉडी નું તો બધું જ ચેન્જ થશે અંદર, ચાહે ઇલાસ્ટિક હોય ચાહે ઇનઇલાસ્ટિક, પણ ઓવરऑल સિસ્ટમ की बात कर रहे हैं। समझ પડે છે આ સ્ટેટમેન્ટ? આ બધું કેવું છે? ટેક્સ્ટ બુક માં છે, પણ આપણે બી ભણાવેલું એવી રીતે જ હોય છે, પણ આપણે નાની નાની વસ્તુ છે ને આપણે ભૂલી જઈએ, અને એ નાની વસ્તુને પકડીને એ લોકો ક્વેશ્ચન પૂછી નાખે। समझ में आ रहा है? Total energy of kinetic energy of the system is conserved in elastic collision. Total momentum of the system is conserved in elastic collision. Individual momentum can change, individual kinetic energy can change, પણ પૂરે સિસ્ટમ की સેમ રહેતી। સમજ પડે છે શું કહું છું? હવે આ તો ઇલાસ્ટિક ની વાત કરીએ આપણે। इनइलास्टिक में क्या करेंगे बताओ? इनइलास्टिक में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं रहती, मतलब जनरली क्या होता है इनइलास्टिक में, जब टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल में मिलती है ना, वो कम होती है कंपेयर टू द इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन मोमेंटम का ऐसा नहीं है, मोमेंटम तो क्या रहता है वहां पे भी कंजर्व्ड ही रहता है। तो मोमेंटम विल फॉलो इट्स लॉ एज इट इज। आटली वस्तु क्लियर થાય છે? बराबर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दिस इज द मेन थिंग टू बी अंडरस्टूड इन दिस बोथ द कोलिजन, के टोटल वस्तु सेम रहे, इंडिविजुअल वस्तु तो चेंज થઈ શકે। क्लियर છે? અને કે અને કે ડેશ સેમ પણ થઈ શકે, એવું જરૂરી નથી કે ચેન્જ બી થાય। એ લોકો પણ સેમ થઈ શકે, એવું કોઈ રૂલ નથી કે એ લોકો ડિફરન્ટ જ હોય। સમજ પડે છે શું કહું છું? કેબી અને કેબી ડેશ પણ સેમ થઈ શકે, બરાબર, પણ એ ડિફરન્ટ પણ થઈ શકે। ધેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? टोटल तो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इंडिविजुअल चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? એટલે આ વસ્તુ દિમાગમાં ઉતારી લેજો કે ટોટલ વસ્તુ ध्यान રાખવાની, ટોટલ કન્ઝર્વ થાય, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ચેન્જ થાય ના બી થાય। ઇન્ડિવિજ્યુઅલ માં ક્યારે પડવાનું જ નહીં, ટોટલ ની જ વાત કરવાની હંમેશા। So this was your 13th MCQ and similarly जो 14th MCQ है ना, वो यही कंसेप्ट पे बेस्ड है जो अभी मैंने करवाया ये वाला। तो 14th में क्या देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। समझना,
momentum is conserved in all collisions, but kinetic energy is conserved only in inelastic collisions. Neither momentum nor energy is conserved in inelastic collisions. False. Momentum is conserved in all collisions, but not kinetic energy. ये true है. देखो, momentum is conserved in both the collisions, but not kinetic energy. Kinetic energy इलास्टिक में conserved रहती है, लेकिन inelastic में conserved नहीं रहती. Here kinetic energy terms to total kinetic energy. बराबर, वो assume कर लेવાનું. यहाँ kinetic energy जो word है that indicates total kinetic energy. And last one is both momentum and kinetic energy are conserved in all collisions. So that is false. तो थर्ड वाला करेक्ट है. दैट इज मोमेंटम दोनों में कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी एक में रहती है, एक में नहीं रहती. हाँ, और एक चीज, सपोज आपको एग्जाम में मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पूछे तो काइनेटिक एनर्जी की बात करिए ना. सपोज सेम क्वेश्चन ये लोग मैकेनिकल एनर्जी का पूछे कि क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है दोनों कोलिजन में, तो लिखने का यस. ठीक है, वो तो यूनिवर्सल लॉ है. मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन बोथ द कोलिजन. समझ में आ रहा है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन बोथ द कोलिजन. तो अगर मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो दोनों में कंजर्व्ड रहता है, ध्यान रखने का. क्लियर છે આટલી વસ્તુ? तो मैकेनिकल एनर्जी और मोमेंटम, मैकेनिकल एनर्जी और मोमेंटम दोनों में कंजर्व्ड रहते हैं. काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक में कंजर्व्ड रहती है, लेकिन इनइलास्टिक में कंजर्व्ड नहीं रहती. यस, किसी को डाउट है इसके अंदर? नाउ सी, आई थिंक लास्ट टाइम मैंने एमसीक्यू होमवर्क दिया था 6th वाला. ठीक है, तो वो एक बार कर लेते हैं. इट वाज बेस्ड ऑन वेक्टर्स ओनली. इट वाज बेस्ड ऑन वेक्टर्स ओनली. क्वेश्चन समझना. If the magnitude of vector product A cross B of two vector is equal to the magnitude of scalar product, what is the angle between A vector and B vector? Cross product का magnitude is equal to dot product का magnitude. ये दिया है आपको. क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड. तो थीटा कितना होगा ए और बी के बीच? सबसे पहले तो मुझे बताओ कि ए क्रॉस बी को कैसे लिखते हैं अपन मैग्नीट्यूड में? ए बी साइन थीटा. और ए डॉट बी को अपन लिखते हैं ए बी कॉस थीटा. ए बी निकल गया, साइन बाय कॉस क्या होगा? टेन थीटा इज 1. तो यू नो टेन थीटा 1 कब होता है? when theta is pi by 4 or you can say 45 degree. yes, कोई डाउट है इसके अंदर? yes, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है एक के एमसीक्यू में? नो सर. ओके. जिनको जो चीज अच्छी लगती है बोर्ड पे वो लिखनी है तो वो लिख लो या ऐड कर लो आपके वर्कशीट में. ठीक है, बाकी हम लोग फिर 15th एमसीक्यू करेंगे. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी પોઝિશનમાં બંનેનો કન્ઝર્વ રહેશે તો k અને k ડેશ સેમ રહેશે. सेम रह भी सके ना भी रही सके. હા, તો જ્યારે સેમ રહેશે ત્યારે kb અને kb ડેશ सेम જ રહેવું જ પડે ટુ ફોલો ધીસ. मैकेनिकल एनर्जी इज व्हाट? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. पोटेंशियल 0 है तो मैकेनिकल इक्वल टू काइनेटिक. सही ना? શેમાં? ના, સપોઝ બોડી હાઈટ પર હોય, ઇન્ક્લાઇન પ્લેન પર હોય તો પોટેન્શિયલ એનર્જી હોય ને. અગર તમે સપોઝ ગ્રાઉન્ડ માં બે બોલ ની વાત કરો, બરાબર છે, તો એમાં મિકેનિકલ એનર્જી સી કાઇનેટિક એનર્જી ઇઝ વોટ? પહેલા એના અંદર જ્યારે તમે મોશન કરો એનું, બરાબર છે, તો એના અંદર જ્યારે પણ તમે પોટેન્શિયલ એનર્જી વાત કરો ને તો વન ફોર્મ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇનટુ અનધર. બરાબર છે, તો કોઈ બી વસ્તુનું મોશન ક્યારે પોસિબલ થાય ત્યારે તમે એક્સટર્નલ એનર્જી એને આપો. બરાબર. એન્ડ મિકેનિકલ એનર્જી ઇઝ સમ ઓફ પોટેન્શિયલ એન્ડ કાઇનેટિક. યુ નો. તમે જ્યારે એને એક્સટર્નલ પુશ આપો છો તો એના અંદર કોઈ સ્ટોર્ડ એનર્જી છે એ જ એને વર્ક કરાવી રહી છે, કાં તો તમે એક્સટર્નલ જે એનર્જી આપી રહ્યા છો એ એને વર્ક કરાવી રહી છે.
બરાબર તો એ જે તમે એનર્જી આપી રહ્યા છો એ પ્લસ કાઇનેટિક એનર્જી પછી ગણવાની અલ્ટિમેટલી મિકેનિકલ એનર્જી નો જે લો છે તો બધે સેટિસ્ફાય થાય જ સમજ પડે છે ચાહે ઇલાસ્ટિક હોય ચાહે ઇનઇલાસ્ટિક બધે ફોલો તો થાય જ અને જનરલી ઇન્ક્લાઇન પ્લેન્સ હોય ત્યાં લો વધારે છે આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં આ આપેલું છે એક્સરસાઇઝમાં તમે જોઈ શકો એનસીઆરટી આપણે ટેક્સ્ટ બુકમાં કેવું છે ઇન્ક્લાઇન પ્લેનના સમ્સ નથી આપ્યા બધા તમે જેવું કહો છો ને એવા ટાઈપના જ આપે ટકરે ને રીબાઉન્ડ થાય એના બધા વધારે એટલે જનરલી મિકેનિકલ એનર્જી તમારે કશે આવતું નથી કોઈ વધારે ફોકસ નહીં કરતું બટ બાય ચાન્સ ક્વેશ્ચન આવે તો તમારે કન્સલ્ટ કરો ઓકે Yes. Now see. Next is MCQ number 15. Very important question. ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स आते हैं एग्जाम में. 15th वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, समझना. A bullet is fired into a large wooden block penetrating a thickness of 6 centimeter. ठीक है, तो एक बुलेट है जिसको आपने फायर किया है एंड इट इज ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर. तो हम ऐसा बोल सकते हैं आपको एक वुडन ब्लॉक दिया है, ठीक है, एंड लेट अस से कि उसकी जो थिकनेस है वो दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर. thickness of the wooden block is given 6 centimeter. Assuming that it has constant force of resistance, its velocity become half. यानी जब ये 6 सेंटीमीटर बुलेट ट्रैवल करेगी ना तो उसकी वेलोसिटी आधी हो जाती है. अब एक बात समझो कि कोई भी एक वुडन का ब्लॉक है उसका पर्टिकुलर थिकनेस होगा, ये जो थिकनेस છે આપી છે 6 સેન્ટીમીટર. તો ખાલી એ થિકનેસ ને ક્રોસ કરવા માટે એ બુલેટ જ્યારે જશે ત્યારે એ વુડન બ્લોક શું કરશે, એને રેઝિસ્ટિવ ફોર્સ આપશે, उसको रेजिस्टिव फोर्स देगा वुडन ब्लॉक, बराबर है. तो ये 6 सेंटीमीटर थिकनेस को खाली क्रॉस करने के लिए रेजिस्टिव फोर्स वो वुडन ब्लॉक दे रहा है उसको भी. उस मूवमेंट पे बुलेट की वेलोसिटी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है. तो सपोज इनिशियल वेलोसिटी v0 है, तो जैसे ही वो थिकनेस को खाली जस्ट क्रॉस करती है बुलेट, वेलोसिटी हो जाती है v0/2. वेलोसिटी हो जाती है v0/2. आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, देन हाउ मच डिस्टेंस इट हैज टू ट्रैवल
so that its velocity become 1/4 to its initial velocity. એટલે ફર્ધર હજુ કેટલું ડિસ્ટન્સ એને ટ્રાવેલ કરવું પડશે? લેટ અસ से उसको फर्दर जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो d है, और d पे आके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? v0/4, क्योंकि अभी तो जस्ट वो ब्लॉक में एंटर हुआ है, वो ब्लॉक के अंदर भी तो आगे ट्रैवल करेगा ना वो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? एक ब्लॉक હોય તો એમાં જસ્ટ એન્ટર થવા માટે જે રીતે જસ્ટ એન્ટર થાય છે ને ત્યારે એની વેલોસિટી હાફ થઈ જાય। जस्ट एंटर થવું એટલે એની थिकनेस क्रॉस કરવી। एक ब्लॉक है जो थिकर है, जैसे ही वो ब्लॉक में वो एंटर होगा, जैसे उसकी थिकनेस क्रॉस करेगा तभी वो बुलेट की वेलोसिटी आधी हो जाती है, और वो थिकनेस कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो बोला फर्दर कितना आगे ट्रैवल करेगा सो दैट उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v0/4। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बस तो यहाँ बे केस चाहिए, टोटल 2 केस है। पहला केस कौन सा है? जब वेलोसिटी v0 से क्या हो रही है, ठीक है। और सेकेंड केस हम ऐसा बोल सकते हैं वेलोसिटी v0/2 तो हो गई, वहां से क्या हो रही है? v0/4। v0 से v0/2 कब हो रही है? जब वो जस्ट क्रॉस कर रहा है उसकी थिकनेस, बराबर है। और v0/2 से v0/4 कब हो रही है? जब वो कर रहा है, जो आपको पूछा है d0। So now you can apply work energy theorem यहाँ पे, ठीक है, समझना। You know W is equal to delta K, that is K2 minus K1। तो W को अपन क्या लिख सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। K2 यानी फाइनल एनर्जी, उसको लिख सकते हैं हाफ इंटू m इंटू कितना वेलोसिटी है फाइनल? v0/2 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू m इंटू initial velocity is v0। so this is f into 6, f into 6। इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ m v0 स्क्वायर बाय 4 माइनस हाफ m v0 स्क्वायर। तो क्या आएगा? f into 6 that is equal to, कॉमन क्या निकलेगा दोनों में से? हाफ एम वी 0 स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, 1/4 माइनस 1, 1/4 माइनस 1। सो दिस विल बी माइनस 3/4 અને 1/2 મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે માઇનસ 3/8 થાય। ये माइनस 3/4 है और 1/2 को मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3/8 हो जाएगा। लेट अस से आ 6 ने भी डिवाइड कर दो, कोई वांधो नहीं। का तो 6 कैंसिल भी થઈ જશે ને यहां थी, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो 2 को नीचे ले आओ यहाँ पे। तो f इज इक्वल टू माइनस mv0 स्क्वायर बाय 16। so f will be minus mv0 square by 16। कोई डाउट है यहाँ तक? કયું 2 કટ થશે? ના ના, આ સ્ટેપ પછી આ સ્ટેપ છે, પછી આ બેને ઇક્વેટ કર્યા। ના ના, એ 2 આના નીચે આવી ગયું। ના ના, આ 2 મલ્ટીપ્લિકેશન માં છે, આ 2 અને આ 8 ડિનોમિનેટર માં છે, એટલે એને નીચે લઈ। यहाँ तक कोई डाउट है? Now see, we'll write about second case, समझना। Again second case में work will be, you can write it is K3 minus K2। K2 minus K1 क्यों लिखा? क्योंकि ये वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी K1 है, ये वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग K2 है और इसके करस्पॉन्डिंग K3 है। तो फर्स्ट जो हाफ था क्वेश्चन का उसमें K2 और K1 लिया, अब सेकेंड हाफ जो क्वेश्चन का है उसमें K3 और K2 लेंगे, ठीक है। तो W डैश विल बी K3 माइनस K2। सो नाउ फोर्स तो वही रहने वाला है, F डॉट D विल बी इक्वल टू K3 को क्या लिखेंगे? हाफ M
V0 बाय 4 का स्क्वायर डायरेक्ट करते हैं तो V0 स्क्वायर बाय 16 माइनस हाफ m V0 बाय 2 का स्क्वायर V0 स्क्वायर बाय 4 बराबर है। सो हाफ एम वी 0 स्क्वायर कॉमन निकाल लेते पहले तो, हाँ 4 पण कॉमन काढ़ी लिए चलो। सो हाफ एम वी 0 स्क्वायर एक काम करना है आज काढ़ने हमरा 1/16 माइनस 1/4 ठीक है। अब ये जो f हमने फाइंड किया है पहले ये f को हम लोग यहाँ पे लिख देते। So f is what? F is what? Minus mv0 square by 16. F is minus mv0 square by 16 is equal to half mv0 square. ये एलसीएम ले लो ना, क्या होगा 4 माइनस 3 बाय 16 mv0 square gets cancelled 16 gets cancelled minus cancel. So D will be equal to 3/2. So D will be equal to, yes, D equal to 1.5 सेंटीमीटर। कोई डाउट है क्वेश्चन में? बराबर है। तो ऐसे टाइप का मैक्सिमम टाइम नीटमा स्पेशली आवा टाइप नो क्वेश्चन लास्ट 5 इयर्स में 2 થી 3 बार आयेलो सेम टाइप का। हाँ बट उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस वो लोग करते हैं, बराबर है, थोड़ा चेंज करें अंदर, बट टाइप ये टाइप की होती है। कोई डाउट है इसके अंदर? सॉल्यूशन छोड़ दो, सॉल्यूशन में घणी बड़ी मिस्टेक है। यस ऑनलाइन स्टूडेंट, कोई डाउट है? नो सर क्लियर। हाँ बोलो। બ્લર થઈ જાય છે એવું છે? આજે એ નેટવર્ક ઇશ્યુ લાગે જ છે મને। વાંધો નહીં, અવાજ ક્લિયરલી આવે છે ને? વોઇસ ક્લિયરલી આવે છે? ઓકે।
यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लो तो बताना। डन सर। सर 1 मिनट। नाउ सी, इसके बाद का जो वर्कशीट है उसमें 7, 8, 9, 10 ये चारों चार कंबाइंड चैप्टर्स है। तो अच्छे बच्चे स्टार्टिंग में आयो ट्राइड के चैप्टर 7 ना मैक्सिमम कवर થાય બટ ઇટ મે હેપન એક બે ક્વેશ્ચન ચેપ્ટર 8 ના હોય તો એ કરી નાખીશું જોડે જોડે। चैप्टर 8 हो गया ना आपका? શું થાય છે ગૌરા સર સવારે શું થાય છે? જો હસાવે પણ મનમાં રાખવાનું હસવાનું, એટલે બધાને એક્સપ્રેસ કરવાની જરૂર નહીં। Now see, सर 7, 8, 9, 10 की वर्कशीट में पहला ही क्वेश्चन चैप्टर 8 का है, तो आई थिंक वो पहला ही चैप्टर 8 का है, उसके बाद सारे चैप्टर 7 के। क्वेश्चन इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट of mass 500 kg revolves around the earth. Its angular momentum is 4 into 10 raised to 7 joule second. Now see, आपको एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट दी हुई है और उसका मास आपको दिया है 500 kg। मास आपको दिया हुआ है 500 kg और उसका एंगुलर मोमेंटम यानी कैपिटल एल ये दिया हुआ है 4 into 10 raised to 7। બધા આ ચેપ્ટર માં ધ્યાન રાખવાનું છે 7 અને 8 માં। 8 માં તો ચલો ઠીક છે પણ 7 માં વધારે ધ્યાન રાખજો કેમ કે કેટલું વીક છે તમારું મને ખબર છે। બસ ध्यान से देखना। अभी एल और एम आपको दिया हुआ है और आपको एरियल वेलोसिटी पूछा है। अब देखो फिजिक्स में ये अकेली एक ऐसी वेलोसिटी है, फिजिक्स में ये एक अकेली वेलोसिटी है जिसका यूनिट क्या है, जिसका यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड है। समझ में आ रहा है? जनरली वेलोसिटी નું યુનિટ શું થાય? મીટર પર સેકન્ડ થાય। એટલે આપણને કેવું લાગે બધી ટાઈપની વેલોસિટી મીટર પર સેકન્ડ જ હશે અને એવું હોય જ except this velocity. This is aerial velocity, ठीक है? और जनरली इट इज एरिया पर यूनिट टाइम, यू कैन से dA by dt, एरिया पर यूनिट टाइम। तो इसको आप dA by dt भी लिख सकते हैं और इसकी एक दूसरी फॉर्मूला भी है L/2 है। तो केपलर ना 3 लॉ है, यू नो दैट। केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। सेकंड लॉ में खाली ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखनी है। थर्ड लॉ तो सबको आएगा क्योंकि वो थियोरी में भी आता है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये बधाने आवड़े केम के थियोरी में आई गયું છે ऑलरेडी। बट सेकंड लॉ जो है उसके बेस में अगर न्यूमेरिकल पूछना है ना तो यही फॉर्मूला पे बेस वो लोग मैक्सिमम टाइम्स पूछ सकते। खबर पड़े से? So dA by dt, that is your aerial velocity and that is L/2m। L का वैल्यू इन लोगों ने दिया हुआ है 4 into 10 raised to 7 upon 2 into 500। So this will be 4 into, you know, नीचे 1000 बन जाएगा 10 raised to 3, ऊपर जाएगा तो 10 raised to 4 हो जाएगा। ठीक है? So it is option D, मीटर स्क्वायर पर सेकंड यूनिट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। द यूनिट इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड। केवी છે? એરિયા નું યુનિટ મીટર સ્ક્વેર, ટાઈમ નું યુનિટ સેકન્ડ, મીટર સ્ક્વેર પર સેકન્ડ। બરાબર છે? તો આટલી વસ્તુ ધ્યાન રાખજો ફોર કેપ્લર્સ સેકન્ડ લો। जनरली केपलर सेकंड लॉ
आज टाइप नो क्वेश्चन આવે एरियल वेलोसिटी, उसका यूनिट मालूम होना चाहिए और ये दो फॉर्मूलाज मालूम होने चाहिए. So this was first MCQ. Now second MCQ. If the resultant external force on the system is 0, then the total dash of the system remains constant. बताओ कौन सा लॉ है ये? If the external force on the system is 0, अरे ऐसा नहीं, ये वहां पे दिया हुआ है dash of the system remains constant. पर ऑप्शन मत નથી तो क्या मैं આવી बोलूं तुम ऑप्शन तो देखो पहले. इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज 0, क्या कांस्टेंट रहता है? लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है. ठीक है, यू नो दैट कि एक्सटर्नल फोर्स जब 0 होता है dp by dt भी 0 होता है, क्योंकि यू नो f इज dp by dt. f इज dp by dt. अगर फोर्स 0 होगा तो dp by dt भी 0 होगा. एंड यू नो कोई भी चीज का डिफरेंशिएशन 0 कब होता है? जब वो चीज कांस्टेंट होती है. तो p is constant here. So the answer is linear momentum. अगर यही क्वेश्चन में एक्सटर्नल फोर्स के बदले में एक्सटर्नल टॉर्क देता, if external torque on the system is 0, dash remains constant. एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंट. Very good. Angular momentum remains constant. समझ में आ रही है ये चीज? यस सर. Now see, next is third MCQ. Suppose your mass is 50 kg. How fast should you run so that your linear momentum become equal to that of the cycle rider of 100 kg moving on a straight road with 20 km/h? समझना, आपको यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिए हैं और बोला है दोनों का मोमेंटम सेम है. तो फर्स्ट तो आप अपने आप को लेटर से अज्यूम कर लो, बराबर. उसका मास दिया है 50 kg और आपका वेलोसिटी पूछा है, और आपको ये मोमेंटम कंपेयर करना है साइकिल राइडर के साथ जिसका मास है 100 kg और उसका वेलोसिटी दिया है आपको 20 km/h. और क्वेश्चन में दिया है कि आपका और वो साइकिल राइडर का मोमेंटम सेम है. मोमेंटम सेम है यानी P1 विल बी इक्वल टू P2. So M1 V1 equal to M2 V2. So you know V1 will be M2 by M1 into V2. So this is 100 by 50 into 20. So this will become 40 km/h. कोई डाउट है? लेकिन अभी 40 तो कोई ऑप्शन में है नहीं, हम उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं. 5/18 क्या आता है अभी? It is 11.11 मीटर पर सेकंड. It is 11.11 मीटर पर सेकंड. कोई डाउट है इसके अंदर? Yes, next is MCQ number 4. Next is MCQ number 4. Particles of masses 10 gram and 20 gram have position vectors 530 and 203 respectively. तो आपको दो पार्टिकल्स दिए हैं. One is of 10 gram and other particle is of 20 gram. पहला पोजीशन वेक्टर क्या है? 530.
और दूसरे का पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है 203। द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी डैश। नाउ आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर पूछा है आरसीएम। नाउ यू नो आरसीएम इज रिटन एज m1r1 plus m2r2 upon m1 plus m2। ठीक है, so this can be written as 10 5,3,0 plus 20 2,0,3 upon 10 plus 20। मल्टीप्लाई करते हैं, 10 into 5 will be 50 plus 10 into 3 is 30, 0 plus 40, 0, 60 upon 30। So 50 plus 40 90, 30 plus 0 30, 0 plus 60 is 60 upon 30। So this is 3, 1, 2। So the 90 by 30 is 3, 30 by 31 and 60 by 32। So it is option B। ऑप्शन बी। यस, कोई डाउट है किसी को? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट है? पहला 4 एमसीक्यू में। नो सर। ओके, क्या बोल रहे हो? કિલોમીટર થી અવર માં કરીએ તો 1000 by 3600 થાય ને, એને સ્મોલેસ્ટ ફ્રેક્શન માં લઈએ ને તો આવી જશે। यस, किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर दो। Now see, yes, खाली मुझे बायो स्टूडेंट से थोड़ा चीज जानना है कि अभी ये स्टेज पे आपका फेवरेट सब्जेक्ट तो बायो है नंबर 1। मतलब તમને બાયોલોજી વાંચવાનું ને you can score good in that, you know that। કેમિસ્ટ્રી અને ફિઝિક્સ કરતા
પ્રાયોરિટીમાં પહેલા હમણાં કેમિસ્ટ્રી છે કે ફિઝિક્સ છે, કેવી રીતના છે? કેમિસ્ટ્રી અને થર્ડમાં ફિઝિક્સ છે. ઓકે, એટલે ટૂંકમાં થર્ડ જ ફિઝિક્સ છે ને બધાનું. ધેટ મીન્સ યુ આર અ બાયસ. બસ એટલે એ વસ્તુ હોવી બી જોઈએ. બટ એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો, છેલ્લે બી જેને નીટ પર ફોકસ કરવાનું છે, એનું નીટ પ્રાયોરિટી છે. उन लोगों के लिए सिर्फ જે તમને સીટ અપાવશે ને એમબીબીએસ ની, એ ફિઝિક્સ જ હશે. મેં તમને આ વસ્તુ સ્ટાર્ટિંગમાં સમજાવી. બસ એનું રીઝન છે કે હવે તમારું જ ગ્રુપ લઈ લો, લેટસ છે તમે જેવું કીધું फिजिक्स एट थर्ड, बस बायो फ्रंट में जनरली, केमिस्ट्री सेकंड में यू लाइक इट एंड थर्ड इज फिजिक्स. समझ में आ रहा है? तो सी ऐसा आपके ग्रुप में आप देखो कि बायोलॉजी બધાને ગમે છે, બધાનો સ્કોર સારો જ આવવાનો, લેટસ. કેમિસ્ટ્રી બધાને ગમે છે તો બધાનો સ્કોર સારો આવવાનો, લેટસ. બટ બધાને જે નથી ગમતું એ આ છે. બસ એમાં તમારા કોમ્પિટિટર કરતા 5-7 માર્ક વધારે આવે તો એ તમને તમારા મેરિટમાં એજ આપશે. હું એવું નથી કહેતો, ગમાડવાનું નથી કહેતો, પોતાના સ્વાર્થ માટે થોડુંક વધારે એક્સ્ટ્રા વર્ક કરવાનું કહું છું. બસ ધેટ વિલ હેલ્પ યુ ઇન યોર મેરિટ. જે લોકોને નીટ ક્લિયર કરવાનું, અને સિમિલરલી જેને बोर्ड थ्रू भी जવું હોય કે गुड साइड थ्रू भी जવું હોય, कुछ भी करना है तो बोर्ड का एग्जाम तो आपको एटलीस्ट क्लियर करना ही पड़ेगा. तो उसमें भी ये चीज आपको हेल्प करेगा. तो ના ગમતું હોય, હું ગમાડવાની વસ્તુ નથી કહેતો, પણ એમાં થોડુંક એક્સ્ટ્રા હાર્ડ વર્ક કરવાની વસ્તુ કહું છું. કેમ કે જે બીજાની વીકનેસ હોય એ તમે થોડુંક સ્ટ્રોંગર તમારું બનાવી લો ને, તો તમારું મેરિટ સુધરી જાય ઘણું. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? बायोलॉजी બધાને ગમે અને બધાનું સારું જ જશે, પેપર બી સારું જશે અને માર્ક્સ બી સારા. એ જનરલી રેકોર્ડ હોય છે, એ ફિક્સ જ હોય છે. સેમ વસ્તુ કેમિસ્ટ્રી જોડે પણ થાય. કેમિસ્ટ્રીનું જનરલી કેવું હોય કે પેપર બોર્ડનું થોડું એક લેવલ સારું હોય છે, બોર્ડના પેપર કેમિસ્ટ્રી. ફિઝિક્સનું પેપર બોર્ડનું એકદમ સિમ્પલ હોય, ટેક્સ્ચ્યુઅલ જ હોય આખું, એમાં કોઈ ટ્વિસ્ટ બી વધારે ના કરે બીકોઝ ઓફ બાયોસ. બસ એનો આપણે એડવાન્ટેજ લઈ લેવાનો અને એમાં સ્કોર સારું કરવાનું. જે લોકોને બોર્ડ થ્રુ આગળ વધવું હોય, ગુડ સાઇડ થ્રુ વધવું હોય કે નીટ થ્રુ વધવું હોય, એમાં થોડુંક હાર્ડ વર્ક વધારે કરો ને તો તમને હેલ્પ થશે. હા, ગુડ સાઇડ છે ને બાયો સ્ટુડન્ટ્સ માટે તો ફાર્મસી માટે જ મેઇન. ફાર્મસીમાં ચાલો ફિઝિયોમાં કેવું છે કે હમણાં તો નીટ થ્રુ જ છે, પણ અમુક કોઈ પ્રાઇવેટ કોલેજીસ હોય ને તો એ ફિઝિયોમાં એમબી એડમિશન આપી દે વિધાઉટ એની નીટ કે બોર્ડના માર્ક્સ પર આપી દે. જસ્ટ નીટ ક્લિયર બી હોય તો ફિઝિયોમાં તો મળી જાય. જસ્ટ નીટ ક્લિયર હોય ને 120 સ્કોર આવ્યો હોય, 120, 130, 140 ફિઝિયો. Yes. Now see, next is MCQ number 5. समझना. આ સાઈડ જે ફોર્થ બેન્ચ પર ગર્લ્સ છે ને, થોડું વાતો ના કરશો. ના કરવું હોય તો યુ કેન સ્લીપ હેડ ડાઉન કરીને, એના કરતા બેટર છે કે ધ્યાન આપો. બસ. ફિફ્થ વાલા, force 567 Newton acts on a particle with position vector 2 to 1 meter. आपको F वेक्टर दिया है और R वेक्टर दिया है. The magnitude of the torque on the particle will be. So let us write those vectors. You have been given F vector as 567 Newton and R vector as 2 to 1 meter.
और आपको टॉर्क का सिंबल टाउ होता है, यहाँ पे 5 दिया है, इट्स ओके, कोई बुक में से अगर ये उठाया होगा उसमें 5 सिंबल उन्होंने यूज किया हो। तो टॉर्क का आपको टॉर्क का वैल्यू पूछा है, टॉर्क का वैल्यू पूछा है। नाउ यू नो टॉर्क की जनरल फॉर्मूला एक्टिंग ऑन अ सिंगल पार्टिकल, इट इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ना यू नो जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है तो क्या करना रहता है? डिटर्मिनेंट। You use determinant. So you know this will be IJK. अभी पहले R के कंपोनेंट्स लिखने के 2 2 1, फिर F के कंपोनेंट्स लिखने के 5 6 7। तो यू नो अब इसको एक्सपांड करने का तरीका आपको मालूम है। व्हाट यू हैव टू डू इज, समझना, आई कैप ब्रैकेट बना देने का माइनस जे कैप ब्रैकेट बनाने का प्लस के कैप। देखो ये एक्सपांशन को बोलते हैं सैंडविच टाइप एक्सपांशन, क्योंकि देखो प्लस माइनस प्लस आता है, प्लस माइनस प्लस आता है, ध्यान से देखना। आई कैप के आगे प्लस आता है, जे कैप के आगे माइनस आता है, एंड देन वापस प्लस आता है, प्लस माइनस प्लस, ये याद रखो। और ऐसा ब्रैकेट बना देने का तो कभी मिस्टेक नहीं होगी आपकी साइंस। अभी आई कैप की बात कर रहे हैं, तो आई कैप वाला कॉलम और आई कैप वाला रो को निकाल दो, तो एक कॉलम और रो निकल जाएगा। तो 2 into 7 14 माइनस 6। जे कैप वाला कॉलम जे कैप वाला रो निकाल दो, 2 into 7 इज माइनस 5। के कैप वाला कॉलम के कैप वाला रो निकाल दो, इट इज 12 minus 10। So ultimately it will be 8 I cap minus 9 J cap plus 2 K cap, and you know torque is always in Newton meter। ठीक है, टॉर्क का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर। बराबर, कैसे न्यूटन मीटर आया? F यानी न्यूटन, R यानी मीटर, बराबर है। आप न्यूटन मीटर भी याद रखो या सिर्फ जूल भी बोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यू नो न्यूटन इज फोर्स, मीटर इज डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, वर्क का यूनिट जूल होता है। तो न्यूटन मीटर बोलो यूनिट या जूल बोलो, टॉर्क का दोनों यूनिट होता है। काफी लोगों को अभी भी नहीं मालूम कि टॉर्क का यूनिट जूल होता है, ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में आना पर भी क्वेश्चन आई सके। राइट अ क्वांटिटी विच इज एंगुलर इन नेचर, क्वेश्चन समझना। Write a quantity which is angular in nature having similar unit as that of work। तो वर्क के जैसा, वर्क का यूनिट जूल है, ऐसी एंगुलर क्वांटिटी कौन सी है जिसका यूनिट वर्क के जैसा है? दैट इज टॉर्क। बराबर, ऑप्शंस में दिया होगा 4 क्वांटिटी, उसमें टॉर्क आपको सिलेक्ट करना रहेगा। तो ध्यान रखना टॉर्क का एक और यूनिट जूल होता है। अपन एक क्वेश्चन करें ना, उसके साथ साथ में 2-3 क्वेश्चन करवाते जा रहा हूँ। अंदर अंदर बेहतर वस्तु को ध्यान रखवानी, आ बड़ी वस्तु अंदर आवશે। अब ये तो अपन ने इसका वेक्टर फॉर्म में फाइंड किया है, इसका मैग्नीट्यूड पूछा है। तो यू नो मॉड ऑफ टाउ वेक्टर कैन बी रिटन एज रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 64 plus 81 plus 4। ये क्या आंसर आ रहा है रूट में? 1 4 12 पॉइंट। ऑप्शन में रूट में है, तो इन्हें रूट में रहेगा। बाय चांस वैल्यू फॉर्म में दिया होता तो आपको मैंने सिखाया क्या करते हैं आप लोग, ઓપ્શન જોવાના એનું સ્ક્વેર કરવાનું। પેલા લોકોને એવું છે ને બાયો સ્ટુડન્ટ્સ કે જે બી નીટ હોય કે જેઈ હોય, કેલ્ક્યુલેટર નથી તમારા પાસે, તો રૂટમાં વેલ્યુ કીધે ફાઇન્ડ કરવાની? તો પેલા ઓપ્શન્સ જોવાના, એ ઓપ્શનને સ્ક્વેર કરવાનું, એ રૂટના અંદર તમારી વેલ્યુ આવેલી હશે। ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા 12.2 છે લેટર છે, તો ઓપ્શનમાં 12.2 હોય ને તેનો સ્ક્વેર કરવાનું, ઊંધું જવાનું, બરાબર છે? આપણે ઇન્ડિયન્સ છે પ્રૂવ કરવાનું, સમજ પડે છે? 12.2 જે છે
એનું સ્ક્વેર કરવાનું તો આ વેલ્યુ તમારી આવશે પછી ત્યાં એટલે તમને આઈડિયા આવશે એટલે યુ ટુ સિલેક્ટ ઓપ્શનમાં ઓપ્શન વાઇઝ જવાનું એટલે એક સાઈડ થઈ જશે સ્ક્વેર કરશો યસ नेक्स्ट इज 6th एमसीक्यू समझना 6th एमसीक्यू समझना a wheel starts from rest and obtained angular velocity is 72 radian per second at end of 3 seconds now see एक व्हील है जो रेस्ट से शुरू हो रहा है तो उसका जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो 0 है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आपको 72 दिया है और जो टाइम में ये हो रहा है दैट इज 3 सेकेंड आपको अल्फा पूछा हुआ है आपको अल्फा पूछा हुआ है यू नो बेसिक फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यू नो इट इज v इक्वल टू v0 प्लस 80 तो v इक्वल टू v0 प्लस 80 लिखते हैं हम लोग लीनियर में एंगुलर में उसको क्या लिखते हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी तो ओमेगा 0 तो 0 है वो निकल जाएगा तो अल्फा इज ओमेगा बाई टी दैट इज 72 बाई 3 किलो आवशे 24 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इट इज 24 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दैट वाज एमसीक्यू नंबर 6 अभी 7th वाला which quantity have unit joule second inverse joule second square इनमें से कौन सी क्वांटिटी का यूनिट जूल सेकेंड स्क्वायर है तो 1 बाय 1 विल फाइंड आउट और उसको जूल में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं सबसे पहला है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यू नो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जनरल फॉर्मूला होती है mr स्क्वायर तो दिस विल बी kg into मीटर स्क्वायर kg into मीटर स्क्वायर बराबर હવે તમારે જૂલ અને સેકન્ડ સ્ક્વેર પિક્ચરમાં નાખવું છે तो यू नो सेकेंड स्क्वायर अगर पिक्चर में आपको लेके आना है तो सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो पहले तो फिर देखते हैं क्या होता है तो ये तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है सेकेंड स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ तो देखो ये सेकेंड स्क्वायर तो आपको टच ही नहीं करना है क्योंकि वो ऑप्शन में है बचेगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर अब मैंने आपको जूल का याद रखने के लिए बोला था जब चैप्टर 2 करवाया था एंड बार बार जितना भी आगे आता है मैं आपको बताऊं जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखने का क्या होता है जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l2 t-2 બધામાં છે ને કોઈનું હું ક્રેમ કરવાનું આજ સુધી ક્યારે બી નહીં કહું પણ ખાલી જૂલ નું ક્રેમ કરવાનું કેમ કે 12th માં જેટલી બી ક્વોન્ટિટીઝ બનશે ને બધી જૂલ થી જ બનશે m1 l2 t-2 બરાબર है इट इज m1 l2 t-2 तो m1 यानी kg L2 यानी मीटर स्क्वायर t-2 એટલે નીચે આવશે એટલે સેકન્ડ સ્ક્વેર समझ में आ रहा है दिस इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ जूल यहाँ पे जो लिखा है ना दिस इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ जूल so ultimately your unit will become joule into second square बराबर है कोई ने ना खबर पड़ती है विद्यार्थी तो वर्क थी जाओ वर्क का क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स नो न्यूटन था डिस्प्लेसमेंट नो मीटर था तो जो एवो है तो इधर जवाब आई तो खबर ना पड़ती हो तो यू नो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स नो न्यूटन था डिस्प्लेसमेंट नो मीटर था वर्क नो यूनिट जूल है यू नो दैट न्यूटन ने तोड़ो तो શું થાય માસ ઇન્ટુ એક્સેલરેશન માસ એટલે કેજી एक्सेलरेशन એટલે मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर तो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर तो आज જે આવ્યું એ શું આવ્યું તમારું જૂલ જ આવ્યું ને तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज व्हाट जूल समझ પડે છે आइदर वे यू कैन गो હું તો તમને એક જ સલાહ આપીશ કે જૂલ નું યાદ રાખો તો મને 12th માં બી શાંતિ થશે 12th માં જેટલા બી હું સમ કરાવીશ એમાં જૂલ આવશે ને તો ડાયરેક્ટલી જ આપણે લખી દેવા નિયરલી 25 થી 30 ક્વોન્ટિટી જૂલ પર જ બેસ છે જૂલ માં જે લોકો ફરાઈ ફરાઈને પૂછશે એટલે ખાલી જૂલ નું યાદ રાખવાનું m1 l2 t-2 કોઈ ડાઉટ છે આના અંદર કોઈને કઈ એડ કરવું હોય લખવું હોય તમારા વર્કશીટ માં તો એડ કરી દો પછી આગળ આના પહેલા ફર્સ્ટ અવર માં તમારો ટેસ્ટ હોય છે
એક તમારા સ્કૂલ કેટલા 7:30 એ સ્ટાર્ટ થાય 8 o'clock 8 to 9 ટેસ્ટ 8 to 8 શું કહે છે ઓપ્શનમાં જૂલ સેકન્ડ પર ક્વેશ્ચનમાં જૂલ સેકન્ડ પર પૂછ્યું છે તમને કે જૂલ સેકન્ડ પર કોનો યુનિટ છે ખાલી જૂલ નથી પૂછ્યું ક્વેશ્ચન આ તો જૂલ કેવી રીતે આવ્યું કેજી મીટર સ્ક્વેર પર સેકન્ડ પર એ મેં સમજાવ્યું यस ऑनलाइन स्टूडेंट हो जाए तो बताना डन सर Done, sir. ओके सेकंड हाफ में कोनो लेक्चर છે सेकंड हाफ में कोनो लेक्चर
Yes. Now see. Let us continue. MCQ number 8. MCQ number 8 समझना. A bus of mass 2400 kg is moving with a speed of 30 km/h. तो आपको जो मास दिया है बस का दैट इज 2400 kg और उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड दिया है बस का दैट इज 30 km/h. बस का मास दिया है, बस का स्पीड दिया हुआ है. आगे बोला है अ कार ऑफ मास 1600 kg इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 km/h. तो आपको कार का मास भी दिया है और कार का स्पीड भी दिया हुआ है. आपको क्वेश्चन में पूछा है हाउ फास्ट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ टू व्हीकल्स मूविंग. तो बस છે અને કાર છે, બંનેનું માસ વેલોસિટીઝ આપેલા છે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ. तो आपको ये पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पूछा है. तो यू नो VCM की फॉर्मूला होती है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2. So this is 2400 into 30 plus 1600 into 40 upon 2400 plus 1600. So you know न्यूमरेटर क्या आ रहा है आपका? 13600 000 13600 और नीचे आएगा 4000. तो तीनों तीन जीरोस निकल जाएंगे. 136/4 is 34 km/h. It is 34 km/h. कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? ठीक है. तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमको पोजीशन के लिए दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमको वेलोसिटी के लिए दिया है. बराबर છે ને? બરાબર છે? શું બરાબર છે? હા, શું નામ છે તારું? દીપ. ઓકે. આવડે છે બધું ભાઈ તને? Now see, મારે ટાઈમ વેસ્ટ નથી કરવો કેમ કે મારા પાસે બહુ લિમિટેડ ટાઈમ છે. બરાબર છે. અને આઈ નો તમારા પાસે બહુ બધો ટાઈમ છે. એટલે ના તમારા પાસે કેટલો બધો ટાઈમ છે. જો ને હમણાં 27 જાન્યુઆરી પછી હમણાં તો એક્ઝામ આવવાની છે, મહિનો જ બાકી છે રફલી. બસ બધું નીકળી જાય. તમને ફાઇનલ ટર્મ આ દો, બધા ઓવરઓલ ચેપ્ટર્સ આવશે ને બધું તમને બધા ટ્રેક પર આવી જશે એક પહેલા. આવે સેકન્ડ ટર્મમાં જનરલી એવું હોય. સેકન્ડ ટર્મમાં એટલે આ તો અહીંયા નું લેટર છે કે જે બી રાખે સિલેબસ, પણ જનરલી એવું હોય સેકન્ડ ટર્મમાં 50 માર્ક્સ નું પેપર હોય તો 35 to 40 માર્ક્સ નું સેકન્ડ ટર્મ નું આવે
અને 10 to 15 માર્ક્સ નું ફર્સ્ટ ટર્મ નું એવું દર વખતે ફોલો થાય છે આ વર્ષનું ખબર અને ફાઇનલ ટર્મમાં તો બધું જ આવે બસ ફાઇનલ ટર્મમાં આઈ થિંક 80 નું હોય છે 80 નું હોય છે અને 20 ઇન્ટરનલ હોય છે yes now see next is mcq number 9 समझना वेरी इंपॉर्टेंट 9th वाला समझना एंगुलर स्पीड ऑफ अवर एंड ऑफ अ वॉच इज आपको अवर एंड ऑफ वॉच का एंगुलर स्पीड पूछा है सेम क्वेश्चन आपको सेकेंड हैंड के लिए भी पूछ सकते हैं और आपको मिनट हैंड के लिए भी पूछ सकते हैं तो वो आपको घर पे करना है ट्राई मैं अभी अवर एंड का जो क्वेश्चन पूछा है वो करवा रहा हूँ तो यू नो ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल टी 2 पाई बाय कैपिटल टी कैपिटल टी मीन्स टाइम पीरियड का मतलब होता है कि जो आपका एंड है वो पूरा एक सर्कल कितने टाइम में कंप्लीट करता है तो पूरा एक सर्कल जो अवर एंड है वो कितने टाइम में कंप्लीट करता है अवर में बोलवानु अवर एंड है तो अवर में बोलने का 12 आवर्स में कंप्लीट करता है 24 नहीं 24 तो 2 बार परे त्यारे थाय एक पूरा सर्कल कितने आवर में करता है 12 आवर्स तो दिस इज 2 पाई बाय ये 12 आवर में है अब ऑप्शन आपको रेडियन पर सेकंड में पूछा है तो पहले ये आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आवर से सेकंड में करेंगे यानी मल्टीप्लाई बाय 3600 so you know it is 2 1s are 2 6s are so pi upon 36 into 6 કેટલું થાય कोई डाउट है इसके अंदर સર हाँ बोलो સર આપણે કેપિટલ ડી ની વેલ્યુ 12 hours એટલે લીધી કારણ કે આર હેન્ડ ને આખો એક સર્કલ એનો કમ્પ્લીટ કરતા 12 hours લાગે છે એટલે લીધું ને हाँ 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 ઓકે સર सपोज यहीं पे यही क्वेश्चन में आपको यही क्वेश्चन में मिनट एंड दिया होता यही क्वेश्चन में मिनट एंड दिया होता तो कैपिटल टी का क्या वैल्यू लिखते 1 hour 60 लेते हैं ना क्योंकि एक पूरा सर्कल जो मिनट एंड है वो 60 मिनट्स में कंप्लीट करता है समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली 60 मिनट लेते हैं देखो ये मैंने कौन सा एंड के लिए किया है मिनट एंड के लिए अगर यही क्वेश्चन आए तो क्या करोगे 2 पाई बाय टी की वैल्यू क्या डालोगे 60 मिनट्स ठीक है तो 2 पाई अपॉन 60 into 60 seconds 1s are 3 1s are 30s are 1800 1800 अगर सेम क्वेश्चन सेकेंड हैंड के लिए पूछते हैं तो इट इज 2 पाई अपॉन पूरा एक सर्कल 60 सेकेंड्स में कंप्लीट होता है 60 pi by 30 तो 2 1s are 2 30s are डायरेक्टली आंसर आएगा पाई बाय 30 सेकेंड रेडियन पर सेकेंड सॉरी બરાબર जनरली अवर एंड નું પૂછાય કેમ કે એમાં કન્વર્ઝન વધારે હોય બરાબર इसलिए वो मैंने क्वेश्चन डाला है लेकिन बाकी के क्वेश्चन भी आपको दिमाग में उतार लेने हैं समझ में आ रहा है तो दिस इज द एंगुलर स्पीड ऑफ ईच एंड ऑफ द क्लॉक अगेन दिस इज नॉट इन टेक्स्ट बुक પણ આ બોર્ડ માં પણ આવી શકે एमसीक्यू માં बराबर है तो अगर वैल्यू याद रख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कोई इश्यू ही नहीं है लेकिन याद रखने की जरूरत क्या अगर आपको थोड़ा कॉमन सेंस है तो अवरली आपको मालूम पड़ेगा कि पूरा सर्कल कितने टाइम में वो रोटेट हो रहा है
તમને ચેપ્ટર 7 માં જે રોલિંગ વિધાઉટ સ્લીપિંગ વાળી થિયરી કરાઈ હશે લાસ્ટમાં, તો એમાં વેલોસિટી ની ફોર્મ્યુલા કરાઈ નંબર 1, એક્સેલરેશન ને બી કરાઈ દીધી, g sin theta upon 1 plus k square by r square. हाँ टेबल लखे दो ना. यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो जाए तो बताना. Yes. Now see. We'll do 3 MCQs at a row, 10, 11, 12. ध्यान से देखना. तीनों तीन जनरली आई थिंक नहीं, दो MCQs स्फेरिकल बॉडी पे बेस्ड है, समझना. पहले 10th वाला देखो. Suppose the earth suddenly expands and its radius becomes 2r. बराबर है. सपोज अर्थ एक्सपांड हो जाता है और उसका रेडियस डबल हो जाता है. बराबर है. अभी अर्थ का लेटर से रेडियस आर है, वो एक्सपांड होके उसका रेडियस लेटर से 2r हो जाता है. Then what will be the length of the day which is at present 24 hours. तो ऑब्वियसली अगर उसका साइज चेंज हो जाएगा, अर्थ का साइज चेंज हो जाएगा, तो उसका टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा. समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है ये चीज? अगर उसका रेडियस डबल हो जाएगा अर्थ का, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो भी चेंज हो जाएगा. तो जो नया टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा? दैट इज योर क्वेश्चन. ठीक है. तो जब आर रेडियस है तो टाइम पीरियड पूरे रिवॉल्यूशन का 24 आवर्स है. तो जब ट्वाइस हो जाएगा रेडियस, तब टाइम पीरियड कितना होगा? नाउ सी, you know, by law of conservation of angular momentum before expansion of earth and after expansion of earth will remain same. So you know L1 will be equal to L2. L1 will be equal to L2. Now you know linear momentum को क्या लिखते हैं? मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू v.
तो उसी का करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला या सिमिलर फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम को क्या लिखेंगे, मास के बदले क्या हो जाएगा आई और वेलोसिटी के बदले ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो एल की जनरल फॉर्मूला होती है आई इंटू ओमेगा, तो L1 को लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1, इसको लिख सकते हैं I2 ओमेगा 2। कोई डाउट है यहां तक? नाउ सी यू नो कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, अर्थ है वो स्फेरिकल है, और कैसा है, सॉलिड है कि हॉलो है? वो सॉलिड है, ठीक है। तो सॉलिड है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला क्या आएगी? तो I1 विल बी 2/5 m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा 1, एंड यू नो ओमेगा 1 को अपन लिख सकते हैं 2π/t1। सिमिलरली I2 को अपन लिख सकते हैं 2/5 m2 r2 स्क्वायर 2π/t2। नाउ सी वेरी इंपॉर्टेंट रूल कम्स हियर। यहाँ पे रेडियस बोला है, डबल हो रहा है, लेकिन मास के बारे में कुछ बोला नहीं, तो मास को सेम ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम में એવું થઈ શકે કે લોકો માસ માં પણ ચેન્જ આપે, કેમ સેમ ના થઈ શકે? એટલે આમાં સપોઝ છે, લેટ અસ સે કે આનો રેડિયસ r છે, હવે એક્સપાન્ડ થાય છે, તો એવું જરૂરી નથી કે અંદર જે સોલિડ વસ્તુ છે એ ત્યાંની ત્યાં રહે। લેટ અસ સે સોલિડ વસ્તુ છે તો થોડુંક અંદર હોલો બી ક્લિપ, બેવના મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ચેન્જ થાય છે। સપોઝ આ અર્થ છે, આપણે જેટલા લોકો અંદર છે બધા સોલિડ છે, લેટસ એના ક્રસ્ટમાં જેટલા એલિમેન્ટ્સ છે બધા એ જ છે, પણ સપોઝ જ્યારે એક્સપાન્ડ થાય છે તો ઇન્ટરનલ થિંગ ઓલ રિમેન સેમ, જેવું છે એવું ને એવું જ રહેશે, સેમ એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેશે, ખાલી એની રેડિયસ વધે છે, તો અંદર હોલોનેસ વધી જાય છે, એટલે એનું મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ચેન્જ આવે છે। અંદરની જે સોલિડ પાર્ટ છે એ તો સેમ જ છે, એનું જે માસ છે એ ઇન્ટેક રહે છે એવું અઝ્યુમ કરી લેવાનું, કેમ કે લોકોએ માસનો કોઈ ડેટા નથી આપ્યો। इसलिए मैंने जानबूझ के M1 M2 लिखा है, उधर आपको दिमाग में याद रहे कि मास का भी चेंज दे सकते। क्वेश्चन में ये लोग ऐसा बोलते हैं ना कि रेडियस डबल हो रहा है और मास भी डबल हो रहा है, तो फिर M भी कर पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा दिया नहीं है, इसलिए अभी हम लोग मास को सेम ले लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली जब मास अगर डबल दे तो रेडियस को सेम ले लेने का। अगर रेडियस के बारे में कुछ नहीं दिया हो तो दो जो क्वांटिटी में चेंज पूछ सकते हैं ना, वो कौन सा है? मास और रेडियस। ये क्वेश्चन में अभी क्या बोला है, रेडियस डबल हो रहा है, इसलिए मास को कांस्टेंट लिया मैंने, क्योंकि मास का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मास डबल बोले ना, कांस्टेंट ले लेना, और अगर दोनों में चेंज दे तो दोनों में मैंने फॉर्मूला लिखा है। खबर पड़े चाटली वस्तु समझ में आ रहा है ये चीज? तो चलो अभी कैसे कैंसिल आउट करोगे बता। 2/5 निकल गया, 2/2 निकल गया। अभी M1 इक्वल टू M2 लिया हुआ है तो वो भी निकल जाएगा। बाय चांस अगर नहीं दिया होता, M2 इज 2 टाइम्स M1 दिया होता तो मैं यहाँ पे M2 इज 2 टाइम्स M1 लिखता, बट यहाँ पे दिया नहीं तो हमने कांस्टेंट अज्यूम किया है। तो अल्टीमेटली R1 स्क्वायर अपॉन T1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन, कोई डाउट है यहाँ तक? So R1 square, this implies R1 square upon T1 is equal to R2 is basically this is your R1 and this is your R2. So R2 is basically 2 times R1. तो स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, R2 के बदले 2R1 रखेंगे और स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4R1 स्क्वायर अपॉन T2। So R1 square gets cancelled out. So T2 is equal to 4 into T1. કેટલું આવે છે? So it is 4 into 24, that is 6 hours. यानी एक पूरा सर्कल, ऑब्वियसली वो अभी उसका रेडियस बड़ा हो गया है तो उसको पूरा सर्कल घूमने में, पूरा रोटेट होने में नियरली 96 आवर्स लगेंगे। तो हमारा एक दिन 96 आवर में कंप्लीट होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? समझ में आ रहा है? अगर यही क्वेश्चन में, सुनो मेरी बात, यही क्वेश्चन में मैं अगर देता कि मास इज ऑल्सो बिकमिंग डबल,
तो અહીંયા 2 आई जाते, यहाँ पे 2 आ जाता, यहाँ पे भी 2 आ जाता और ये 8 टाइम्स हो जाता। समझ में आ रहा है? ध्यान रखो मास આપ્યું છે કે રેડિયસ આપ્યું છે, બંનેમાંથી એક આપ્યું બીજું કોન્સ્ટન્ટ લેવા। अगर मास के बारे में दिया है तो रेडियस कांस्टेंट लेने का, रेडियस के बारे में तो मास कांस्टेंट लेने। अगर दोनों ही डेटा में दिया है तो दोनों फिर m2 r2 को सब्स्टिट्यूट करो m1 r1 के टर्म। समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ ना, टाइम तो चेंज થવાનો છે અને ક્વેશ્ચન માં એવું પૂછી બી શકે ટુ હેવ ધ સેમ ધેટ what will be this. जनरली पूछने की शक्यता ओછી છે, चांसेस आर वेरी लेस जनरली। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टाइप का बहुत बार ये भी आया हुआ है, ध्यान रखना। नेक्स्ट समझना, rigid body acquires angular speed of 100 radian per second after undergoing angular displacement of 600 radian in 12 seconds. तो आपको फाइनल एंगुलर स्पीड दिया है 100, आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा दिया हुआ है 600 रेडियन और टाइम दिया हुआ है आपको 12 सेकेंड्स। आपको पूछा है इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा 0 पूछा है आपको ओमेगा 0 पूछा हुआ। तो दिस इज योर क्वेश्चन, ओमेगा 0 आपको पूछा है। Now you know one of the laws of motion is, आपने ये वाला पढ़ा E equal to V plus V0 by 2 into T। बराबर, जिसने नहीं पढ़ा दूसरे तरीके से याद रखो, E is average velocity into time, displacement is average velocity into time, એવું લખાય। average velocity is displacement by time, so displacement is average velocity into time। average velocity लेटर से तो कैसे लोगे, v plus v0 by 2। फॉर्मूला थीटा के लिए कैसे लिखोगे, ओमेगा। आ टेक्स्ट बुक में છે બધું, તમે જોજો 3 लॉ ऑफ मोशन આપણે याद रखिए और उसके डेरिवेशन में ये फॉर्मूला आता है। जब आप ये डिराइव करोगे ना लॉज ऑफ मोशन, उसके डेरिवेशन में ये फॉर्मूला आता है। ग्राफिकल मेथड जो आपने सीखा ना, ग्राफिकल मेथड, પછી પેલું कैलकुलस मेथड, तो जो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन है ये फॉर्मूला का, उसमें फॉर्मूला आता है d और v और v0। तो थीटा क्या होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा 0 by 2 into d। तो थीटा की वैल्यू 600 है, दैट इज 100 प्लस ओमेगा 0 by 2 into t का वैल्यू 12 है। तो 2 1 जा 2 6 जा, ये 6 इसके नीचे चला जाएगा, तो 600 by 6 will become 100, that is 100 plus omega 0। omega 0 will be 0। yes, any doubt? नो सर। कोई डाउट है? नाउ सी नेक्स्ट इज 12th वाला, समझना 12th वाला समझना। A solid sphere rolls without slipping on an inclined plane of an angle theta। आपको solid sphere दिया हुआ है and it is rolling without sliding on an inclined plane। Find its linear acceleration parallel to the surface of the inclined plane। Find its linear acceleration parallel to the surface of inclined plane। पैरेलल टू द सरफेस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, उसकी फॉर्मूला आपको नोटबुक में लिखवाई हुई। क्या फॉर्मूला है उसकी, एक्सेलरेशन इज g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। बराबर है। अगर आपको एग्जाम में ऐसा दे कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो g cos थीटा जो होती है वही होती है। पैरेलल दे तो g sin थीटा 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। के क्या होता है अंदर,
रेडियस ऑफ Radius of रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, बराबर है। ये चैप्टर कितना आता है वो दिख रहा है, पर अब समझ में आ रहा है ना बद्दी। आई थिंक मारे फॉर 11%। के का मतलब क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन। उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं अपन? रूट ऑफ ओके, बट एनी वैल्यू के फॉर्मूला फाइंड करवी हो, रूट मीन स्क्वायर ऑफ आर, बराबर। पर एनी वैल्यू फाइंड करियो तो कैसे फाइंड करें? की वैल्यू कैसे करें? रूट ऑफ, वो टेबल पढ़ा है अपने टेक्स्ट बुक में पूरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसमें आई की फॉर्मूला तो सब में दी हुई है, के की नहीं दी है। तो के कैसे? आई की फॉर्मूला जनरल क्या होती है? एम के स्क्वायर। तो के को कैसे फाइंड कर सकते हैं? रूट ऑफ आई बाय एम करके। आई की वैल्यू डालोगे ना अंदर तो सब बॉडीज के लिए आपको के की फॉर्मूला मिलेगी। चलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर यहाँ पे दिया, उसके लिए के की वैल्यू फाइंड करो, क्या आती है? तो यहाँ पे रूट ऑफ 2/5 mr² डालोगे, आई की वैल्यू 2/5 mr² डालोगे अपॉन एम, तो mm गेट्स कैंसल। तो आपको फॉर्मूला मिलेगी अंडर रूट ऑफ 2/5 r² का रूट क्या हो जाएगा? r। समझ में आ रहा है ये? अब से आपको करना क्या है? आपको सिर्फ ये के स्क्वायर, ये जो के आया ना उसको स्क्वायर करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना। ये जो के की वैल्यू आई उसको उठा के स्क्वायर करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। तो दिस विल बिकम, यहाँ स्क्वायर કરીને मुकशो तो શું થશે? 2/5 r² गेट्स कैंसल। यहाँ एलसीएम ले लोगे तो 5 + 2 7 डिनोमिनेटर में हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या आएगी? 5 ऊपर जो तुरे चले 5g sin θ/7। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट के का वैल्यू फॉर सॉलिड स्फीयर। कोई डाउट है? यस ऑनलाइन स्टूडेंट, कोई डाउट है? नो क्लियर सर। ये फॉर्मूला और ये भी इसका वैल्यू स्क्वायर करने का और इसमें डाल देना। इसका स्क्वायर करोगे आप, ये स्क्वायर बाय 2/5 स्क्वायर होगा। हाँ, तो g sin θ अपॉन 1 +
2/5 r² अपॉन r² होगा, निकल जाएगा। एलसीएम ले लो। कुछ 5 एक मिनट गलत बोलते हैं। 5 एक मिनट पीछे टक 5 एक मिनट ये पर ये होता है। માઇક જોઈશે સર? માઇક જોઈએ છે? એક બે MCQ કરી દે.
OR Patel, Devi, Rohit Desai, Om Patel, Sainam Dalwadi, Harsh Patel, Nandan, Yes, just a second. जिसको पेपर नहीं मिला है, જેને પેપર નથી મળ્યું એ પછી સર પાસેથી કલેક્ટ કરી લે. Now see, yes, now see,